कौन कौन सा यूज किया जाता है जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए। तो जीनोम के सीक्वेंसिंग के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, तो दो मेथड यूज किए जाते हैं, है ना, दो टाइप्स के। पहला जो होता है वो होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग होता है, और दूसरा होता है क्लोन बाय क्लोन और बैक टू बैक। ठीक है, ये बैक टू बैक मतलब इसके बाद ऐसा वाला बैक टू बैक नहीं है, वो बैक मतलब वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है आपका, वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कोई ऑर्गेनिज्म जिसके पूरे जीनोम का सीक्वेंसिंग किया गया था वो था हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, 1995 में किया गया था। और सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जिसका सीक्वेंस किया गया था वो था 5X174। ये बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, इसका 1977 में सबसे पहले जीनोम सीक्वेंस किया गया था, लेकिन इसका पूरा नहीं किए थे। कुछ पोर्शन जो इसका जीनोम था उसका सीक्वेंस किया गया था। सबसे फर्स्ट 1977 में इसका किया गया था, 5X174 का, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का पूरा जीनोम का सीक्वेंस 1995 में किया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग इसके मेथड्स, कौन कौन से मेथड यूज किए गए थे। तो दो मेथड हम लोग ने बात किया, होल जीनोम सीक्वेंसिंग, होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग, और बैक टू बैक या फिर क्लोन बाय क्लोन। तो आपका फर्स्ट है होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग। तो इसमें स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिनका जीनोम साइज छोटा होता है ना, ज्यादा बड़ा नहीं होता, उनके सीक्वेंसिंग के लिए यूज किया जाता है, और पूरे जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए यूज किया जा सकता है इसको। ठीक है, ये जो टेक्निक है आपका होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग, नाम जैसे कि इसका रखा गया है, होल मतलब होता है पूरा, तो इसको पूरे जीनोम का सीक्वेंस के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इसको इस मेथड को डेवलप किया था आपका जे क्रेग वेंटर ने किया था। ठीक है, और इसका शॉर्ट क्लोन्स बनाया जाता है डीएनए में, छोटे छोटे सेगमेंट्स डीएनए का, फिर उसको क्लोन किया जाता है, मतलब उसको सीक्वेंस किया जाता है, और फिर उसको अलाइन कर दिया जाता है पूरे को एक साथ। ठीक है, तो पीस पीस करके पहले तो डीएनए जो होता है पूरा, उसको ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, फिर उसको क्लोन किया जाता है, फिर उसके बाद उसका सीक्वेंसिंग किया जाता है। ठीक है, तो जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का सीक्वेंस जो किया गया था पूरे जीनोम का, वो इसी मेथड से किया गया था, और ये छोटे ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है हम लोग का क्लोन बाय क्लोन और बैक टू बैक सीक्वेंसिंग। तो ये हायरार्किकल शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड है। ठीक है, इसमें एक हायरार्की वाइज सीक्वेंसिंग होता है। ठीक, ये स्लो टेक्निक है। जो हम लोग का शॉटगन है वो फास्ट टेक्निक है, उसमें बहुत जल्दी सीक्वेंसिंग हम लोग को करने को मिलता है, और ये जो टेक्निक है ये स्लो टेक्निक है, और इसमें लार्ज जीनोम को सीक्वेंस किया जाता है। उसमें जो शॉटगन में जो साइज होता है वो 3 KB टू 10 KB तक का जो सीक्वेंस बनाया जाता है, उतने फ्रेगमेंट्स। लेकिन इसमें जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होता है वो 150 KB के आसपास का होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जीनोम कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें ज्यादा साइज का सीक्वेंसिंग किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो वेक्टर वेक्टर यूज किए जाते हैं वो है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स। ठीक है, और एक पॉइंट आता है, ये दोनों जब टेक्निक यूज हो जाते हैं, जीनोम को सीक्वेंस कर लिया जाता है, तो एक अनोटेशन होता है। तो अनोटेशन क्या होता है कि उसमें किसी भी एक जीनोम के कोडिंग रीजन्स और को उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग, उसके लोकेशन और फंक्शन को खोजना क्या कहलाता है, आपका अनोटेशन कहलाता है। यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द कोडिंग रीजन ऑफ द जीन्स, their respective locations in a genome and determining the function of these genes after the genome has been sequenced। जब पूरा जीनोम को सीक्वेंस कर लिया जाता है, तो कोडिंग रीजन्स को उनके फंक्शन और लोकेशन के अकॉर्डिंग खोजना क्या कहलाता है, एनोटेशन कहलाता है। तो यहाँ पर एक ये चार्ट है, उसमें दोनों में डिफरेंस दिया गया है, आपका होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग और बैक टू बैक या फिर आपका हायरार्किकल शॉटगन सीक्वेंसिंग का। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और सर हम्म, सर हाँ बोलिए।
सर एनोटेशन को एक बार और रिपीट कीजिएगा सर। हाँ जी बिल्कुल, कर देते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रहा है? annotation is a process of identifying the coding regions of the genes। कोडिंग रीजन्स और नॉन कोडिंग रीजन्स समझते हैं आप? क्या समझते हैं कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन से? सर कोडिंग रीजन वो रीजन होता है सर जिससे मतलब क्या बोलते हैं, प्रोटीन जो का एक्सप्रेस होता है, सिंथेसिस ठीक है। होता है। यस सर। हाँ, जिससे प्रोटीन और का नॉन सिंथेसिस कोडिंग होता है, जो मतलब एक्सप्रेस सर होते हैं। नहीं होता सर। हाँ, और नॉन कोडिंग में उनका एक्सप्रेशन नहीं होता है, ठीक है, उन जीन्स का यस सर। एक्सप्रेशन नहीं होता है। मतलब उनका जो है प्रोटीन ट्रांसलेशन ऐसा जो प्रोसेस उसमें उसका कोई एक्टिव रोल नहीं होता है सर। हाँ गुड। तो क्या होता है, एनोटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है। वो कब करते हैं एनोटेशन का प्रोसेस? जब आपका पूरा जीनोम को क्या कर लिया गया, आपने पूरे जीनोम को सीक्वेंस कर लिया, ठीक है, कोई भी मेथड यूज करके। मान लीजिए आपने क्लोन बाय क्लोन टेक्निक का यूज किया और पूरे जीनोम को क्या कर लिया, सीक्वेंस कर लिया। या फिर शॉटगन सीक्वेंसिंग का यूज किया और पूरे जीनोम को फ्रेगमेंट में सीक्वेंस करके एक साथ अलाइन कर लिया, तो आपके पास एक बड़ा सा सीक्वेंस आ जाएगा, पूरा कंप्लीट, ठीक है, होल सीक्वेंस। तो उसमें क्या करेंगे, आप लोग को फिर अब जो प्रक्रिया करेंगे कि कोडिंग रीजन्स को खोजेंगे, उनके लोकेशंस को खोजेंगे और उनके फंक्शन का पता लगाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, एनोटेशन, ठीक है। ओके सर। समझ गए? ओके सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। ये यस सर। एक डिफरेंस है होल जीनोम और क्या बोलते हैं बैक टू बैक, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं तो बताया हूँ कि ये फास्टर होता है आपका होल जीनोम, ये स्लो होता है बैक टू बैक। और ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होता है होल जीनोम शॉटगन। और ये हायरार्किकल जो आपका होता है वो और आप लोग इसमें एग्जांपल देख सकते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है आपका बैक टू बैक, और ये थोड़ा चीप है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। और प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी अलग अलग मेथड है, ठीक है। ज़्यादा तो मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ, लेकिन दो मेथड इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। तो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप लोग इन सब के बारे में सुने हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एचडीएस पेज, पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए का सेपरेशन, आइसोलेशन और उसको रन कराते हैं जेल डॉक में, ये एक्सपेरिमेंट किया है आपका? आप लोग डीएनए आइसोलेशन का एक्सपेरिमेंट किए हैं? नो सर, नहीं नहीं किया किए सर। हैं ना? ठीक है। तो देखिए, डीएनए को आप लोग आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराया जाता है, ठीक है। वो अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डिफरेंट पोर्स जो होते हैं आपके अगार के, इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो अलग अलग स्पेस पे आ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही प्रोटीन का भी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ठीक है। समझ रहे हैं, प्रोटीन का भी इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो मटेरियल होता है वो दूसरा होता है, ठीक है। इसमें कौन सा यूज होता है, एचडीएस पेज, ठीक है, 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक। पेज, पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अरे ये माउस से लिखने नहीं बनता है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये यूज किया जाता है। और एक नया टेक्निक आजकल हो गया है, आजकल जो यूज करते हैं वो फास्ट और बहुत ही स्पेसिफिक होता है, प्रोटीन एरे, और या फिर उसी को कहते हैं प्रोटीन माइक्रोवेरे, ठीक है। तो हम लोग 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक बहुत ही लोअर लेवल का टेक्निक होता है। इसमें क्या किया जाता है, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपका प्रोटीन
के सेपरेशन और विजुअलाइजेशन के लिए आपका 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग होता है आपका, प्रोटीन को उसके चार्ज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसमें दो स्टेप होते हैं 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। पहले आपके चार्ज के अकॉर्डिंग उसको रिजॉल्व किया जाता है, और दूसरा जो होता है फिर उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन किया जाता है, जो कि अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसको स्टेन किया जाता है, देखिए बताता हूँ। पहले तो उसको चार्ज चार्ज के अकॉर्डिंग उसका सेपरेट करेंगे, फिर उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करेंगे, तो वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। फिर उसको स्टेन किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट या फिर कॉमेसी ब्लू से, और दूसरे फ्लोरोसेंट डाइज भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके फिर उसको, या तो अभी तो नया टेक्निक आ गया है जिसमें आपके सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, आपको बस उसका फोटो लेना होता है, ऐसे करके कुछ अलग कैमरा होते हैं उसके लिए, उससे फोटो लेना होता है, फिर उस सॉफ्टवेयर में आप फीड कर देंगे तो वो अलग से उसका पैटर्न बना लेता है प्रोटीन का, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पता कर लेता है और उसके साइज के बारे में, ठीक है। और तो और दूसरा टेक्निक होता है आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रोमेट्री। अच्छा, एक यहाँ पर ये छूट गया, प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए और टेक्निक यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपका ये 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा एक्सरे क्रिस्टोग्राफी भी यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस भी आपके यूज किए जाते हैं, ठीक है। इन सब डिवाइसेस, मतलब ये टेक्निक है, इनमें डिवाइसेस का यूज होता है जिसमें आपको आपका प्रोटीन को आइसोलेट करके उसमें रन करना होता है, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स और मशीन के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, उसके मास या फिर चार्ज के अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन सेपरेट कर देते हैं, और आपका प्रोटीन से प्रोटीन का इंटरेक्शन भी आप देख सकते हैं। इसके लिए यूज होता है आपका क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज होता है, जैसे कि अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसमें आप प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्रोटीन्स को आपके आयंस में चेंज कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसका रीडिंग लिया जाता है, ठीक है, उसका प्रोफाइलिंग किया जाता है। उसमें इसमें क्या क्या बोल रहा है, जैसे कि डेफिनेशन में हम लोग देख देख सकते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज अ कॉमनली यूज्ड हाई थ्रूआउटपुट टूल फॉर स्टडिंग प्रोटीन्स। द प्रोसीजर ऑफ मास बेस्ड प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व्स डाइजेशन प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। पहले प्रोटीन को पेप्टाइड्स में छोटे छोटे डाइजेस्ट कर दिया जाता है, फिर सेपरेट किया जाता है, और उसका फ्रेगमेंटेशन करके उसको आयोनाइज्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब आयोनाइज चैनल में उनको डिटेक्टर से क्या कर दिया जाता है, पास किया जाता है, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसका रीडिंग लेता है, यहाँ पर ये है, यहाँ से एक डायग्राम है इसका, बेसिक एमएस का, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सैंपल है, आप लोग उसको फ्रेगमेंट कर दिए, ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंटेशन में। फिर उसको यहाँ पर आपका अलग से एक आयन सोर्स होगा, ठीक है। तो आपका सैंपल यहाँ से आएगा, और आयन सोर्स आपको आपका जो है उसको प्रोटीन को आपका क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा। फिर वो एक मास एनालाइजर से क्या होगा, गुजरेगा, ठीक है। वो मास एनालाइजर से गुजरेगा तो उसका एनालाइज कर लिया जाएगा, उसके आयंस के साथ आयोनाइज प्रोटीन को एनालाइज कर लिया जाएगा, ठीक है। और फिर डिटेक्टर में वो क्या हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा, और फिर उसका रीडिंग यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। हाँ, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इतने में किसी को डाउट? कल हम लोग पढ़ेंगे आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डाटाबेस, बायोलॉजिकल डाटाबेसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और ओके डिफरेंट सर। टेक्निक्स है, और डिफरेंट टेक्निक्स है जो यूज किए जाते हैं सीक्वेंसिंग के लिए।
तो आप लोग खुद से पढ़ना चाहेंगे तो मेरे पास एक पीडीएफ है जो मैं दे सकता हूँ, ठीक है? तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, या फिर ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक? तो आप लोग को लेकिन जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स का जो बेसिक थोड़ा सा डीप में आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैं तो क्या है ऊपर ऊपर से बताया हूँ, ठीक है? और आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करिए, है ना? वो आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक? यस सर। हाँ, ये मैं भेज देता हूँ आप लोगों को, ठीक है?